नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे इस एक घंटे, जहां मुख्य खबरों में हम नजर डालेंगे झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी महासंग्राम को लेकर, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं मतदान में और ऐसे में राजनीतिक दल जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे चुनावी प्रचार में। इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर भी हमारी नजर होगी, जिसमें ट्रंप वर्सेस हैरिस में दिख रही है कड़ी लड़ाई। जानेंगे कि चुनावी सर्वेक्षण क्या कह रहे हैं और अब कुछ ही घंटे बाकी हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके अलावा खबरें होंगी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को भी लेकर, और साथ ही आज सूर्य उपासना का 4 दिन का छठ महापर्व जो है वो शुरू हो चुका है नहाय खाए के साथ। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की बड़ी सुर्खियों के साथ। कनाडा में मंदिर हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई गहरी चिंता। ब्रैम्पटन में हमले के बाद सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब से कुछ घंटों के बाद होगा मतदान। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। झारखंड में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ संभालेंगे भाजपा के प्रचार की कमान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे शुरू करेंगे पार्टी का प्रचार। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के बाद चुनाव प्रचार तेज। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की चुनावी जनसभाएं आज। नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। बाजारों में खरीदारों की उमड़ी भीड़। न्यूज़ 10 की शुरुआत कनाडा की मुख्य खबर के साथ। कनाडा में ब्रैम्पटन में मंदिर पर खालिस्तानी हमले ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। 3 नवंबर को हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई। प्रदर्शन रैली में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था। वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ ने मंदिर और हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई। कनाडा में हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने की बात कही। घटना के विरोध में हिंदू सभा मंदिर के बाहर रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर जुटी भीड़ ने जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं, और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. भारत ने खालिस्तानी झंडे लेकर आए प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू मंदिर में लोगों के द्वारा लगाए गए नारों का कड़ा विरोध किया है। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, कनाडा को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और आपको बता दें कि हिंदू मंदिर में लोगों के साथ की गई हिंसा पर सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करे, और साथ ही साथ हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और इसके बाद कनाडा की सरकार भी एक्शन में आई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही एक पुलिस अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये हिंसा हुई है ये बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही निंदनीय है और कनाडा की सरकार को इस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी बयान आया है, उन्होंने भी घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर पर जो हुआ वह काफी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने जानकारी दिए बिना आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप कर लिया है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. One, Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के हवाले से कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान 18 साल के हरिंदर सोही के रूप में की गई है। वह खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हो गया था। सोही पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। पील रीजनल पुलिस ने कहा है कि हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया है। पील पुलिस के मीडिया रिलेशन ऑफिसर रिचर्ड चिन ने सीबीसी को बताया है कि इस पुलिसकर्मी को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की जानकारी साझा करेगा। भारत के कड़े संदेश के बाद कनाडा पुलिस अब एक्शन में दिखाई दे रही है। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां की पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पील पुलिस की ओर से कहा गया है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के मामले में उनकी ओर से 3 लोगों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलप्रीत सिंह बोस, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई है। 43 साल के दिलप्रीत पर गड़बड़ी फैलाने और पुलिस पर हमला करने, वहीं विकास पर हथियार से हमला करने और अमृतपाल पर भी पैसे को लेकर आरोप लगाए गए हैं। इन सभी को ओंटारियो की अदालत में पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में जिस चौथे आदमी को गिरफ्तार किया गया था उसे बाद में रिहा कर दिया गया। और संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए सीधा मेघना का रुख करते हैं। मेघना, जिस तरीके से भारत ने कनाडा को 2 टूक नसीहत दे दी है और कड़ी चिंता जताई है और इसके साथ साथ कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को अगर देखें तो एक एक शब्द जो है उसमें ये साफ दोहराया गया है कि ये सिर्फ खालिस्तानी लोगों ने नहीं किया, इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश भी है। 3 लोगों को गिरफ्तार करना क्या अपने आप में सैटिस्फाई करता है पूरे इस मामले की कार्रवाई को? क्या कनाडा की पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए? क्या जांच कहां तक आगे चल रही है और साथ ही साथ भारत कनाडा के संबंध आगे कहां जाते हुए दिख रहे हैं अब? देखिए भावना, सबसे पहली बात जिस तरीके से आपने पूछा कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये जो कार्रवाई है ये संतोषजनक है? तो सबसे पहली बात, ये कार्रवाई की गई है बहुत ही लगातार जो दबाव भारत की तरफ से बनाया जा रहा है उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले कई बार जब जान से मारने की धमकियां हमारे डिप्लोमेट्स को मिली हैं या लगातार उनको डराया धमकाया जा रहा था, तब उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जाने दिया गया। लेकिन इस बार जब हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कनाडा की सरकार के ऊपर, कैनेडियन अथॉरिटीज के ऊपर, तो ये कार्रवाई हुई है। 3 लोगों को, जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब ये इनको ओंटारियो कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। क्या आगे कितनी कड़ी कार्रवाई
कैनेडियन सरकार करती है, कैनेडियन कोर्ट करता है, कैनेडियन अथॉरिटीज करते हैं, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि केवल नाम के लिए कार्रवाई की गई है या सही में इस तरीके की कार्रवाई का कोई असर पड़ेगा। क्या जो वहां पर हिंदू रह रहे हैं वो क्या वो सुरक्षित है? क्या वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं वो सुरक्षित है? क्या हमारे कॉन्सुलेट के अधिकारी कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके का कॉन्सुलर कैंप में आप देख सकते हैं कई लोगों ने जो खालिस्तानी झंडा उठाया हुआ है उसी डंडे से लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या ये रुकेगा? वो सबसे बड़ा सवाल है और देखना होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मेघना, बिल्कुल मेघना, तो कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंधों पर इसका असर पड़ेगा और पहले से ही हम देख रहे हैं कि कई समय से तनावपूर्ण संबंध चलते आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान कड़ी प्रतिक्रिया देता है, कड़ी निंदा करता है इस पूरी घटना की। और इसके बाद हिंदू संगठन भी अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने हिंदू संगठनों में कुछ लोगों को सुना जो ये कह रहे थे कि असुरक्षा का भाव उनमें साफ साफ नजर आ रहा है। फिलहाल मेघना, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। ट्रंप वर्सेस हैरिस, कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? जी हां, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका में मंगलवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान तय करेगा कि व्हाइट हाउस में अगले 4 साल के लिए कौन काबिज होगा। आखिर दौर में दोनों ही उम्मीदवार जिस एक राज्य पर जोर लगाते नजर आए हैं वो है पेंसिल्वेनिया। प्रचार के आखिरी दिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में बड़ी रैलियों को संबोधित किया। आपको बता दें कि बीते कई हफ्तों से अमेरिकी चुनाव के दोनों महारथी अपना सारा जोर 7 स्विंग स्टेट्स में लगा रहे हैं, यानी कि ये 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं। दोनों उम्मीदवार 93 इलेक्टोरल कॉलेज मतों को अपने लिए जुटाने में लगा रहे थे। इसमें भी सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट पेंसिल्वेनिया के पास हैं। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवादा के बीच बटे शेष 74 मतों के लिए दोनों ही खेमे ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद सबसे पहले नजरें लगी होंगी जॉर्जिया और नॉर्थ पर, जहां से सबसे पहले नतीजों की उम्मीद की जा रही है। साथ ही पेंसिल्वेनिया के नतीजे भी जल्द ही आने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव के दिन मतदान शुरू होने में अब कुछ घंटे ही शेष हैं। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच से डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल की एक खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब सभी की निगाहें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने जा रहे कड़े मुकाबले पर है। इलेक्शन वाले दिन या उसके अगले दिन जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे उस पर वायलेंस ना हो, इसके मद्देनजर काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। काफ़ी काउंटीज, खास करके जो सेंसिटिव काउंटीज हैं वहां पर इस तरह के स्टील डोर्स, स्टील फ्रेम्स, बुलेट प्रूफ ग्लासेस इंस्टॉल किए जा रहे हैं कि अगर हजूम आते हैं, अगर मोमेंट ऑफ डिनायल होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं। पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ एकत्रित हुआ है इस इलेक्शन को कवर करने के लिए। मैं इस वक्त पाम बीच काउंटी फ्लोरिडा में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की होम काउंटी है, वहाँ पे हूँ। मेरे पीछे ये काउंटी कन्वेंशन सेंटर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो यहाँ से वो अपनी विक्ट्री स्पीच देंगे। अमेरिकी इतिहास का शायद सबसे विवादित चुनाव प्रचार थम चुका है। अब वोटिंग शुरू होने के लिए केवल कुछ घंटे बचे हैं। वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और अगर ये चुनाव साफ रहा तो 6 तारीख की सुबह तक नतीजे आ जाएंगे। पर अगर ये चुनाव फंस गया रीकाउंट्स में
लॉ सूट्स में, लिटिगेशन में चला गया, जैसे कि हो सकता है क्योंकि स्विंग स्टेट्स में मुकाबला काफी कड़ा है। तब तस्वीर साफ होते होते कई दिन, शायद हफ्ते लग जाएं। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, मारा-लागो, पाम बीच, फ्लोरिडा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको आइए बताते हैं अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पैटर्न। अक्सर 3 प्रकार के राज्यों द्वारा आकार लेते हैं ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स। 7 स्विंग स्टेट्स जो है ये बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं क्योंकि यही निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पेंसिल्वेनिया में आपको बता दें कि 19 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और स्विंग स्टेट्स के बारे में एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है, जो निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं इस कांटे की टक्कर में, जहां नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल कॉलेज है, वहीं मिशिगन में 15 और एरिजोना में 11 इलेक्टोरल कॉलेज है। तो सबकी नज़र इस समय पेंसिल्वेनिया पर है क्योंकि विस्कॉन्सिन में 10 और नेवाडा में 6 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। तो ये पैटर्न आप देख रहे हैं, अमेरिका का मैप है और इसमें ये 7 स्विंग स्टेट हैं जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है। इसमें 7 स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया सबसे महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि पेंसिल्वेनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज हैं। तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद का चुनाव का मतदान है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की नजरें हैं जिसमें ये जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 7 स्विंग स्टेट्स ये तय कर सकती हैं कि अगला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन हो सकता है। जी हाँ, अमेरिका में कुछ घंटे में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है। उससे पहले वहां के अखबारों की सुर्खियों का जायजा लिया है ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शुभेंदु ने। हम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हैं। मेरे पीछे जो ये आप इमारत देख रहे हैं ये बहुत खास है। इसे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट कहा जाता है। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में बनाया गया था। तो अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं और देखते हैं कि अखबारों में क्या कहा गया है। वॉशिंगटन पोस्ट पहला अखबार, फ्रंट पेज पे कुछ तस्वीरें हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की, जैसे वो अपना कैंपेन वाइंड अप कर रहे हैं बिग इलेक्शन डे से ठीक पहले। और इसमें आर्टिकल में कहा गया है ऑफिशियल्स ट्राई टू सेफगार्ड वोट काउंट। जो सिक्योरिटी कंसर्न है जिस पे काफी फोकस है उस पे ये आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जो सर्विलेंस है सिक्योरिटी ऑफिसर्स द्वारा, जो नेशनल गार्ड है उनको भी अलर्ट किया गया है ताकि जो कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो उसको ठीक से मैनेज किया जा सके। इसी अखबार से जो अगला आर्टिकल है उसमें कहा गया है इलीगल इमिग्रेशन किस तरीके से एक सबसे प्रमुख मुद्दा है इस चुनाव में। हेडलाइन में कहा गया है हैरिस फाइट्स पॉलिटिकल हेडविंड्स ऑन इमिग्रेशन इन क्लोज रेस विद ट्रंप। किस तरीके का क्लोज कॉन्टेस्ट इस मुद्दे पे जो इलीगल इमिग्रेशन है उस पर है। स्विंग स्टेट्स में भी जो लोग हैं उनमें भी जो सर्वे किया गया है, डेमोक्रेट्स को लगता है उनमें भी थोड़ा सा डाउट है कि कमला हैरिस किस तरीके से इस इशू को टैकल करेंगी। वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उनका जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको भी देखा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है इस इशू पे, और ये सोचते हुए वो शायद आगे का भी अपना जो वोट है वो डिसाइड करें। तो अगले अखबार की तरफ बढ़ते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स। पहला आर्टिकल, टाइटेस्ट कॉन्टेस्ट इन डेकेड्स ग्रोज टाइटर एट फिनिश। जो इसेंस है इस कंपटीशन का उसके बारे में कहा गया है। कांटे की टक्कर रही है शुरुआत से और अब जो एकदम इलेक्शन का समय आ गया है, रिजल्ट्स का एक दिन में समय आ जाएगा, तो बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट देखा गया है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। करीब 75 मिलियन वोटर्स ने जो है एडवांस में वोटिंग कर दिया है। लगभग 50% जो रजिस्टर्ड वोटर्स है अमेरिका के उसके नंबर के बराबर है। जो दूसरा हिस्सा है आर्टिकल का उसमें स्विंग स्टेट्स की बात कही गई है। स्विंग स्टेट्स जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं इसको बैटल ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। यही निर्धारित करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा अमेरिका का। तो वहां पर जो पोलिंग है हर दिन ऊपर नीचे हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के जो पॉइंट्स हैं उसमें चेंजेस हो रही हैं। इसमें कहा गया है कि कमला हैरिस के लिए फिलहाल लेटेस्ट पोल में नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया से अच्छी खबर है, उनको थोड़ा सा एज दिया जा रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पेंसिल्वेनिया में सरप्राइज कर सकते हैं और एरिजोना में वो जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, ये पॉपुलर पोल्स के अकॉर्डिंग। अगला आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स से, इसमें कहा गया है किस तरीके से जो ये राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में है इसका अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का एक उदाहरण दिया गया है। हेडलाइन में कहा गया है हैरिस एंड ट्रंप ऑफर यूक्रेन शार्पली कंट्रास्टिंग विजन्स ऑफ फ्यूचर।
इनमें से जो भी राष्ट्रपति बनेगा उस पर निर्भर होगा कि ये जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भविष्य में क्या होगा। कीव जो है कैपिटल यूक्रेन का, वहां पे लोग बहुत नर्वस भी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको लेकर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो यहाँ पे जीतेगा वही निर्धारित करेगा कि अमेरिका आने वाले समय में कैसे सपोर्ट करेगा यूक्रेन को इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिसका सपोर्ट बहुत जरूरी होगा खासकर ईस्टर्न फ्रंट पे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी आज के अखबारों में। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में मुकाबला इतना कड़ा है कि अभी तक कोई भी उम्मीदवार बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर नहीं आ रहा है। चुनाव में कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनका असर चुनावों पर जरूर पड़ेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चंद घंटों बाद मतदान होना है। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से है। इनमें से जो भी उम्मीदवार जीतेगा वह अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वैसे तो बहुत से मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन नतीजों को निर्धारित करने में 5 मुद्दे सर्वाधिक भूमिका निभा सकते हैं। ये मुद्दे हैं अर्थव्यवस्था, आप्रवासन, गर्भपात का अधिकार, विदेश नीति और जलवायु परिवर्तन। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आयात पर 10% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जबकि दूसरी ओर उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस मध्यम वर्ग पर फोकस कर रही हैं। उनका एजेंडा अमीरों पर थोड़ा टैक्स बढ़ाना और परिवारों को राहत देने के लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जैसी पहल को आगे बढ़ाना है। वहीं इमिग्रेशन या आप्रवासन को लेकर ट्रंप का दृष्टिकोण सख्त है। वो अवैध रूप से रह रहे लोगों के सामूहिक निर्वासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमा पर दीवार बनाने जैसे कदमों के समर्थक हैं। कमला हैरिस भी सख्त आप्रवासन नीति की समर्थक हैं, लेकिन वो बाइडेन प्रशासन की नीति के अनुरूप सुरक्षा उपायों और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की वकालत करती हैं। गर्भपात संबंधी अधिकार का मुद्दा इस बार के चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिकार को निरस्त किए जाने का क्रेडिट ट्रंप लेते हैं। साथ ही वो भविष्य में मेडिकल गर्भपात पर भी नियंत्रण की बात कर रहे हैं। वहीं कमला हैरिस देश भर में गर्भपात का अधिकार बहाल करने का वादा कर रही हैं। इसके अलावा विदेश नीति को लेकर ट्रंप का दावा है कि जीतने के बाद वो यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को तुरंत हल करा देंगे। वो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैन्य अभियान को अमेरिकी वित्तीय सहायता के आलोचक हैं। उधर कमला हैरिस मानवीय सहायता पर जोर देते हुए यूक्रेन की मदद जारी रखने की बात कह रही हैं। ट्रंप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को छल मानते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका ने पेरिस समझौते से खुद को अलग कर लिया था। उधर कमला हैरिस स्वच्छ ऊर्जा में अतिरिक्त निवेश के लिए विशेष कानून की समर्थक हैं। अब देखना यह है कि इन बेहद अहम मुद्दों पर अमेरिकी मतदाता ट्रंप के साथ जाते हैं या फिर कमला हैरिस के पक्ष के साथ खड़े होते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के मतदान और नतीजों से पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस और यूएस कैपिटल के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं ताकि 6 जनवरी 2021 की घटना फिर से दोहराई न जा सके। हम वॉशिंगटन डीसी में हैं, यूएस कैपिटल बिल्डिंग के ठीक सामने। यूएस कैपिटल ये सीट है यहाँ की लेजिस्लेटिव आर्म जो है गवर्नमेंट की, जिसे यूएस कांग्रेस भी कहा जाता है। ये वही बिल्डिंग है जिसको 6 जनवरी 2021 को दंगाइयों ने अटैक किया था, असफल प्रयास किया था इलेक्शंस को का जो रिजल्ट्स है उसको ओवरटर्न करने की। लेकिन उस घटना के मद्देनजर इस बार सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स राष्ट्रपति चुनाव के दौरान काफी अनप्रेसिडेंटेड है, पहले से काफी ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि स्टील के फेंसेस से जो है सराउंड किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इंपॉर्टेंट व्हाइट हाउस हो गया, यूएस कैपिटल हो गया और बाकी इमारतें भी, ताकि कोई भी अनऑथराइज इंसान जो है वो इन बिल्डिंग्स के पास भी ना जा सके। रोड्स पे हम देख रहे हैं सीक्रेट सर्विस के लोग, पुलिस के लोग, जो स्निफर डॉग्स होते हैं वो गश्त कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी पूरी तरीके से मेंटेन की जा सके। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है, अलर्ट किया गया है ताकि कोई भी घटना हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके। जो पोलिंग बूथ है इलेक्शन वाले दिन, वहां पर भी काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ड्रोन सर्विलेंस है, बुलेट प्रूफ ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इतनी तैयारी सिक्योरिटी की इससे पहले कभी नहीं की गई।
काफी कांटे की टक्कर है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच इन इलेक्शंस में। इलेक्शन होने के बाद जब काउंटिंग होगी हमें शायद अनऑफिशियली पता चल जाए कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। पर यूएस कैपिटल ही वो बिल्डिंग है जहां अगले साल जनवरी में ऑफिशियली जो है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स काउंट की जाएंगी और अगले राष्ट्रपति का नाम अनाउंस किया जाएगा। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। तो ये तो थी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबरें। पल पल की अपडेट आगे भी आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको खबरें दिखाएंगे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड के रण की। जी हां, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील करेंगे। वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के कोडरमा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं जमशेदपुर में भी योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद के पक्ष में तीसरी जनसभा करेंगे और जनता से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील करेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। खड़गे मांडू से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल और कांके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं पार्टी के महासचिव सचिन पायलट जमशेदपुर पूर्वी में रोड शो कर जनता से संपर्क करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा मतदान है। और झारखंड की एक हॉट सीट है गढ़वा विधानसभा सीट, जहां प्रधानमंत्री कल गए थे। झारखंड विधानसभा को लेकर राज्य का सियासी तापमान इस समय बढ़ गया है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्य की हॉट सीटों में से एक है गढ़वा विधानसभा सीट। देखिए गढ़वा से हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। गढ़वा विधानसभा सीट में बीजेपी ने इस बार 2 बार के विधायक रह चुके सत्येंद्र नाथ तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं जेएमएम ने झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को मैदान में उतारा है। 28 साल पहले 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले का गठन किया गया। पलामू के 8 प्रखंडों को मिलाकर इस जिले का निर्माण किया गया था। झारखंड के इस जिले की सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बना। बिहार से अलग होकर नई गति से विकास की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब गढ़वा बिहार राज्य में था तब इस सीट पर ज्यादातर राजद के प्रतिनिधि ही विधायक होते थे।
गढ़वा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि झारखंड राज्य में पूरे 5 सालों में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। गढ़वा में भू माफिया सक्रिय हैं। वे इस बार विधानसभा सीट से जीत का भी दावा कर रहे हैं। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और भय भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के समय। झारखंड के 5 टॉप जो सीट होगा उसमें गढ़वा भी होगा जीतने के मामले में। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का कहना है कि उनकी सरकार ने पूरे 5 साल जनता की सेवा की है। उन्होंने इस बार फिर से झारखंड में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। हमारा मुद्दा यही होता है कि जनता को हक अधिकार दिलाना और विकास की बातें करना। हम अनर्गल बातें नहीं करते हैं, हम संविधान बदलने की बात नहीं करते हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करते हैं। लोकतंत्र पर हमारी पूरी आस्था है और हम अपने काम के मुद्दे पर जनता के बीच जाते हैं। एक एक लोगों ने मन बना लिया है और जीत ऐसी होगी कि जो लोग आज तक जनता को बेवकूफ़ समझते आए, जनता के वोट को अपना जागीर समझते आए, वैसे लोगों को करारा जवाब देगी गढ़वा की जनता। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गढ़वा में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, केवल एक काम हुआ है और वो है भ्रष्टाचार। चाहे पेपर लीक का मामला हो, बालू घोटाला हो या फिर नौकरी की बात हो, सब पे भ्रष्टाचार हुआ है। विकास कुछ ही किए हैं, विकास ये किए हैं कि चिनिया रोड का जो है बन रहा है, एक हम लोग का पचपड़वा से फूट रहा है रोड, और सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है मुआवजा का संहिता दी, अभी तक पब्लिक का भी मुआवजा नहीं मिला। बीजेपी के नेता 5 साल में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी 5 साल में हुए विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि दोनों प्रत्याशियों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। अपने सहयोगी विजयन तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा, झारखंड। झारखंड के साथ साथ आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन वापसी के बाद महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रचार अभियान तेज हो गया है। महायुति की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संभाली है। एकनाथ शिंदे आज कोल्हापुर उत्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे भी कोल्हापुर में चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। प्रचार अभियान की और भी धार 6 नवंबर से मिलेगी, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमवीए की संयुक्त रैली के लिए महाराष्ट्र आएंगे। महायुति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को महाराष्ट्र के धुले और नासिक में महारैली के जरिए चुनाव प्रचार को तेज करते हुए नजर आएंगे। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार मधुरिमा राजे के नामांकन वापसी से यहां की सियासत अब तेज हो गई है। यहां महायुति और निर्दलियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। इस सीट से शिवसेना उम्मीदवार राजेश क्षीरसागर से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। उत्तरी कोल्हापुर विधानसभा सीट में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापसी के बाद क्या होगा यहाँ का सियासी समीकरण, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कोल्हापुर उत्तर से महायुति गठबंधन के प्रत्याशी राजेश क्षीरसागर जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। कांग्रेस ने पार्टी वर्कर बोल के राजू लाटकर को उम्मीदवारी दी, तो उसके पीछे एक षड्यंत्र रचा गया और उसके थ्रू फिर जिन्होंने अभी आज नामांकन वापस लिया उनको टिकट दिया गया। यहाँ पे महायुति के 10 के 10 उम्मीदवार विजय होंगे, ये मुझे खातरी है। अच्छा, एक सवाल तो बनता है कि आपको इससे कितना फायदा होगा? अभी उनको ही मालूम है ये क्या चल रहा है उनका। वो खुद अपने फैसले पे एक फैसला लेके चलते हुए नजर नहीं आ रही, तो इसलिए अभी देखिए ये इलेक्शन का माहौल है, पब्लिक समझती है, वोटर्स जानते हैं कि ये क्या चल रहा है। कार्यकर्ता को बोल के उसके ऊपर अन्याय करना, पहले ही वोटर्स यहाँ पे बहुत नाखुश है। और इस तरह से आज मेरा काम जो किया है मैंने 5 साल में, ये देखते हुए मुझे तो लगता है कि मुझे ये वोटर्स फिर एक बार उनकी सेवा करने का मौका देंगी और इस फैसले से तो मुझे और ज्यादा फायदा हो जाएगा। अच्छा, एक जो सवाल है, जो इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? देखिए यहाँ पे जो समस्याएं थी, जो महाराष्ट्र का स्थापना होके स्टेट का 64 इयर्स हो गए,
64 इयर्स में ये 50 साल ये कांग्रेस ने यहाँ पे राज्य किया है। 50 साल में यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के गार्जियन मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे मैंने गए 2.5 साल में जो फ्लड यहाँ पे 2019-2021 में आया था, उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट में लाया, 3200 उसका कॉस्ट है करोड़ का। उसके बाद 100 करोड़ के रास्ते लाया। रंकाला जैसे मुंबई को मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस बोलते हैं, वैसा यहाँ का रंकाला है, वो बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे सुशोभित किया है। मेरे ख्याल से 75% ऊपर, उससे ऊपर के वोटर्स मेरे से खुश है। ये थे हमारे साथ जो कोल्हापुर उत्तर के जो महायुति गठबंधन के उम्मीदवार राजेश क्षीरसागर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीते 5 सालों में विधायक नहीं भी रहते हुए उन्होंने यहाँ की जनता के लिए जो काम किया है और उसका नतीजा है कि आज जनता उनके साथ है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कोल्हापुर उत्तर। और महाराष्ट्र की एक हॉट सीट के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, ये सीट है कराड दक्षिण की, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ बीजेपी के डॉक्टर अतुल बाबा भोसले चुनावी मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी अतुल बाबा भोसले से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। दक्षिण कराड महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां से इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अतुल बाबा भोसले उम्मीदवार बने हैं। डॉक्टर अतुल बाबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, कैसे बदलना चाहते हैं इलाके की तस्वीर? पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे पे कराड स्थित है और इसीलिए कराड की जो MIDC है, MIDC का विस्तार हो, बड़े उद्योग कराड के MIDC में आए और यूथ की एम्प्लॉयमेंट अच्छे तरीके से हो। इसके लिए मैं आने वाले समय में, मुझे अगर चांस मिले, मुझे लोग चुन के दे, तो मैं ज़रूर ये करना चाहूँगा कि कराड की MIDC में और बड़े बड़े उद्योगों से और एम्प्लॉयमेंट हो और एंसिलरी उद्योग जो है, अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री इधर आती है तो बड़े इंडस्ट्री को लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, जो एक्सेसरीज है, जो स्पेयर पार्ट्स है, उसके लिए एंसिलरी इंडस्ट्री भी कराड के लगत स्थापित हो और उसमें से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, नए एंटरप्रेन्योर्स को भी चांस मिले। हमारा यही प्रश्न है कि इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक भी बड़ा उद्योग आप नहीं लेके आए, एक भी एम्प्लॉयमेंट का उद्योग आप नहीं लेके आए, और 2019 से 24 तक आपने क्या विकास काम इस चुनाव क्षेत्र में किया? ये जब उनको पूछा जाता है या उनके समर्थकों को पूछा जाता है तो वो नेशनल हाईवे का ब्रिज दिखा देते। अभी नेशनल हाईवे का ब्रिज तो केंद्र का निधि है, वो तो राज्य के इसमें आता नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि मुझे लोगों ने बताया है कि आप यहाँ के MLA नहीं हैं या विधान परिषद नहीं है, आपने क्या क्या विकास का कार्य यहाँ किया है? यहाँ कृष्णा ग्रुप की चर्चा है, हॉस्पिटल की चर्चा है, स्टेडियम की चर्चा है। सर, महायुति सरकार ने, हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस जी, इनके नेतृत्व में कराड दक्षिण विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 740 करोड़ रुपए का डेवलपमेंटल फंड इस चुनाव क्षेत्र को दिया है। जो प्रमुख जिला मार्ग हम जिसे कहते हैं या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं, वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए भी पैसा ये राज्य सरकार की सार्वजनिक बांधकाम विभाग के तरफ से दिया गया है। तो ये थे हमारे साथ जो कराड दक्षिण विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी अतुल बाबा भोसले, जिनका ये विजन है कि अगर उन्हें यहाँ की जनता मौका देती है तो चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या चाहे किसानों की बात हो, उनके मुद्दे जरूर हल होंगे। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कराड दक्षिण। और अब बात दिल्ली में बढ़ रहे सांसों के संकट की। दिल्ली में हल्की गुलाबी ठंड ने जहां दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली NCR के लोग जहरीली हवा से परेशान हैं। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज कर दिया गया है। दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 457 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। वहीं रोहिणी में 450, मुंडका में 414 और पंजाबी बाग में 403 रहा। आपकी स्क्रीन के आगे AQI मीटर है, जो लगातार दर्शा रहा है कि 400 के पार पहुंच रहा है। अब AQI लगातार खराब श्रेणी में है
और आपको बता दें कि मुंडका में आज 414 AQI दर्ज किया गया है, वहीं पड़पड़गंज में 391 CPCB के द्वारा ये आंकड़े दर्ज किए गए हैं, जहां पंजाबी बाग में 400 के पार दर्ज किया गया, 403 दर्ज किया गया है AQI। तो आपको बता दें ओखला फेज 2 में 390, श्री अरबिंदो मार्ग पे 292। तो दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आज का AQI करीब 400 के पार रहा। आनंद विहार में 457 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय ग्रैप 2 लागू किया गया है और कई पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि अभी दिल्ली में दिवाली के बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में दिल्ली का पोल्यूशन लेवल, प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली के स्कूलों को क्या बंद करना पड़ेगा और क्या जल्दी ग्रैप 3 भी लागू होगा? ऐसे में जब जहरीली होती जा रही हवा, सांसों पे संकट बढ़ता जा रहा है और लगातार आंखों में जलन और गले में खराश और खांसी जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, करीब एस्थमा के पेशेंट्स में 30% का इजाफा देखा गया है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स बढ़ गए हैं और दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित है। ऐसे में राजनीति भी हो रही है इस प्रदूषण को लेकर, क्योंकि आबो हवा लगातार प्रदूषित है और दिवाली होने के बाद जिस तरीके से अब प्रदूषित हो गई है हवा, ऐसे में क्या कदम उठाने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अमरेंद्र जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। आइए दोनों का रुख करते हैं और सबसे पहले अमरेंद्र से अपडेट ले लेते हैं। अमरेंद्र, अगर आज के AQI मीटर को देखें तो 400 के करीब कई इलाकों में पहुंच गया है। कई इलाके इस समय रेड जोन में हैं और स्मॉग की चादर लगातार देखी जा सकती है और ये धुंध कहीं ना कहीं स्मॉग जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अभी दिवाली के बाद स्कूल खुले ही है, ऐसे में बच्चों के लिए ये हवा कितनी जहरीली है और क्या स्कूलों को बंद करने पड़ेगा ऐसे में, और क्या जल्द ही ग्रैप 3 भी लागू होगा? भावना, बेहद ही संजीदा सवाल है। लगातार दिल्ली का जो आबो हवा है जहरीली हो गई है, सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दिवाली के बाद से अब तक, यानी कि दिवाली के 15 दिन पहले से और आज तक जो है जो AQ जो इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 40 रेड जोन्स की अगर बात करें तो इसमें मुंडका है, आनंद विहार है, इसके अलावा और भी दिल्ली के कई जो रेड जोन्स इलाके हैं वो वहाँ पर जाकर ये आंकड़ा 500 को टच करता है, जो कि ग्रैप 3 के आंकड़े को दर्शाता है। और लगातार जो दिल्ली की आबो हवा है उसके पीछे कई कारक बताए जा रहे हैं। जहाँ एक और दिवाली पर जो पटाखे हैं, राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली में बैन था, लेकिन पटाखे चलाए गए और उसको लेकर जहाँ एक तरफ पॉल्यूटेड यहाँ हवा हुई है, वहीं पंजाब सहित कई राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है उसका भी असर यहां पर देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है एक मामले में दिल्ली सरकार को एक कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिर दिल्ली में पटाखा बैन था तो आपने क्या प्रावधान किए थे, किस तरह के कानून थे, पटाखा चलाने वालों के खिलाफ क्या सख्ती की और आखिर क्या वो उपाय किए जा सकते हैं कि दिल्ली की आबो हवा जो है लोगों के सांस लेने लायक हो, क्योंकि बड़ा गंभीर सवाल पिछले 10 सालों से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तब से बना हुआ है और दिल्ली में हर साल यही आलम देखा जाता है। अगर बात करें दुनिया के दूसरे देशों की तो ऐसे कई कंट्री थे जहां एक चैलेंज था, एक चुनौती थी वहां की आबो हवा और राइट टू एयर के तहत वहां पर उस आबो हवा के लिए एक धीर गंभीर प्लान के साथ वहां पर प्लान किया गया और आज वहां से पूरी तरह से पॉल्यूशन और आबो हवा जो है वहां की शुद्ध है। लेकिन दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में खासकर देखी जाए तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हो या किसी की सरकार हो, लगातार वो बातें कर रहे हैं लेकिन पेपर पर नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती है इस समय जो वो मासूम बच्चे हैं जो घरों से निकल के, नौनिहाल बच्चे, माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ उनको जीवन बनाने के लिए भेजते हैं, उनके सामने वो संकट है कि वो जब उस आबो हवा में जाएंगे तो वो बीमार हो रहे हैं। और डॉक्टर और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो बीमार हैं वो गंभीर तौर पे बच्चे हो रहे हैं और बुजुर्ग हो रहे हैं। और इसका उपाय अगर आपको देखना हो तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में देखिए, वहां पे एयर पॉल्यूटेड एक क्लिनिक बनाया गया, वहां सबसे ज्यादा संख्या है मासूम बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनकी है। तो ऐसे में एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर इसका दीर्घकालीन उपाय क्या किया जाए और क्यों नहीं जो दिल्ली सरकार है वो अब तक इस पर उपाय कर पाई है। सवाल कहीं है अमरेंद्र, यहाँ चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, हवा के साथ साथ पानी भी दूषित हो गया है, जहां हम
हमारी यमुना नदी सांस्कृतिक और हमारी धरोहर है। ऐसे में आज छठ का महापर्व शुरू हुआ है, घाटों पे विशेष तैयारी की गई है, लेकिन हम यमुना नदी का हाल देख रहे हैं। फीकल कॉलीफॉर्म जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। एक जगह हमें फैक्ट्री से निकलते हुए रसायन नज़र आ रहे हैं जो सफ़ेद चादर की रूप ले रहे हैं, और ऐसे में आदमियों और जानवरों के अपशिष्ट भी हैं वहाँ पर यमुना नदी में जो यमुना को काला मलिन कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से आज जो छठ व्रतियाँ हैं वो पूजा करें, और कई दिनों से हम ये हालात देख रहे हैं। बिल्कुल, कई दिनों से हालात देख रहे हैं, और जहाँ तक राज्य सरकार का मसला है, उनको ये पता था कि छठ का जैसा जो त्यौहार है वो यहाँ पर आने वाला है, और तरीके से शुद्धता का ये त्यौहार होता है, पूरी तरीके से शुद्धता इसमें बरती जाती है। और यमुना की शुद्धता की शायद उनको चिंता नहीं है, लेकिन उन व्रत यात्रियों की उनको चिंता होनी चाहिए थी, व्रतियों को चिंता होनी चाहिए थी। सुबह से यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर स्नान करने आए थे, क्योंकि जिस प्रकार से उनको पता है कि यमुना की स्थिति अभी सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि नहाने के तुरंत बाद कुछ देर बाद ही उनको इरिटेशन होने लगी, बॉडी में रैशेस आने लगे, और उनको सांस लेने में भी कुछ दिक्कत हुई हल्की सी। और उनका कहना था कि क्योंकि उनकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए वो यहाँ पे स्नान करने के लिए मजबूर थे। लेकिन निकलने के बाद उन्होंने बताया कि बहुत गंदी स्थिति में इस वक्त यमुना है, उसका पानी है। क्योंकि देखिए, BOD का मानक इसमें पूरे नहीं है, COD के इसमें मानक पूरे नहीं है, DO के इसमें मानक है नहीं, ऑक्सीजन तो इसमें है ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो इसका मतलब आप मान लीजिए जल जो मुख्य स्रोत ऑक्सीजन का होता है, तो नदी जो है वो मृतप्राय है। इसमें अमोनिया है, नाइट्रेट है, जो आपने बताया कॉलीफॉर्म्स है। तो ये जो तमाम मानक होते हैं वो जो हैजार्डियस होते हैं, पानी को मारने के लिए होते हैं, वो तो भरपूर हैं, लेकिन जो मानक एक नदी को जिंदा रखने के लिए होने चाहिए वो मानक इसमें परिपूर्ण नहीं है। तो इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ पर पैसा दिया गया, यमुना एक्शन प्लान के तहत यहाँ पर पैसा दिया गया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, वो स्थिति देखने से पता चलती है। 11 STP प्लांट यहाँ पर लगने थे, उनकी स्थिति क्या है। 1000 MLD क्षमता यहाँ पे विकसित करने की बात की गई थी, मात्र 700 कहा जा रहा है कि MLD क्षमता यह विकसित की गई है। तो इस स्थिति में यमुना की स्थिति होना लाजमी है, क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पूरे पानी को लेकर के आना था, हर घरों से सीवर को लेकर के सीवर प्लांट तक लेकर के आना था, लेकिन और कितना भी बजट यमुना नदी को मिल जाए, धरातल पे साफ दिख रही है यमुना मलिन है। और हमारी यमुना, जिस नदियों को हम भगवान का रूप मानते हैं, ऐसे में हम ही हैं जिन्होंने ये हाल किया है। तो देखना होगा कि कब इसके दीर्घकालिक उपाय जो हैं वो सरकारें लेकर आती हैं। फिलहाल अमरेंद्र और चंद्रशेखर, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 बुलेटिन में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसे चलाने की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई हुई और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया। तो उत्तर प्रदेश मदरसा कानून पर आज सुप्रीम फैसला है, और इस सुप्रीम फैसले में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला रखता है। पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर JPC की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधि अपने साक्ष्य रखेंगे। वहीं मुस्लिम बोहरा समाज से आने वाले प्रतिनिधि भी अपने सुझाव देंगे। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय से मोहम्मद हनीफ अहमद और स्टूडेंट मदरसा सेल के संयोजक डॉक्टर हनीफ चौधरी और उनका दल वक्फ कानूनों को लेकर अपने सुझाव जेपीसी के समक्ष रखेगा। वहीं इससे पहले कल बैठक में जमाते इस्लामी हिंद ने जेपीसी की बैठक में मौखिक साक्ष्य रखे। इन प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई अहम सुझाव दिए। वहीं मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह ने डॉक्टर शालिनी अली के नेतृत्व में जेपीसी की बैठक में अपनी बात रखी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। उलमा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिया धर्मगुरु मौलाना कोकब मुजतबा ने कहा है कि वे भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए और वक्फ की संपत्ति लूटने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। किसी का जाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए ताकि ये सरकार की संपत्ति, कौम व मिल्लत की संपत्ति फिर से कामयाबी और कामरानी की तरफ मिल्लत इंसानियत को बढ़ा सके। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। महापर्व छठ को लेकर देश भर में नदियों, तालाबों में, घाटों पर विशेष तैयारियां की गई हैं और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। श्रद्धालु घाटों की साज सज्जा और सफाई में जुटे हुए हैं। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है। नहाय खाए थाली में शुद्ध सात्विक प्रसाद होता है। इस दिन कद्दू की सब्जी, लौकी, चने की दाल और भात बनाए जाने की प्रथा है। मान्यता है कि इस भोजन को ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। तो छठ की छटा बिखर रही है। सूर्य की उपासना का महापर्व शुरू हो चुका है। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय ये महापर्व है और बेहद ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ ये पर्व की शुरुआत हुई है। हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हमें छठ की छटा किस तरीके से बिखर रही है और वहाँ के नज़ारे क्या हैं उस पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हैं पटना से मधुरेश नारायण और हरिद्वार से डॉक्टर सुवेश शर्मा। आइए सीधा रुख करते हैं पटना में मधुरेश का। मधुरेश, बिहार में तो अलग ही छटा बिखरती है छठ की, ऐसे में आप ही हमें नज़ारे दिखाएं कि घाटों पे किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, नहाय खाए के साथ किस तरीके से शुरुआत हुई है इस पर्व की। जी बिल्कुल, छठ को आज नहाय खाए के साथ छठ का जो महाव्रत है वो शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में सुबह जो लोग थे वो यहाँ पे छठ घाट पे पहुंच गए थे और लगातार यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ पे जो प्रसाद था वो बना रहे थे। मैं अभी आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर छठ के घाट पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है और इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बड़ी संख्या में लोग हैं, अभी भी दोपहर का वक्त हो चला है लेकिन फिर भी अभी बड़ी संख्या में लोग हैं जो यहाँ पर अभी भी स्नान कर रहे हैं और इसके बाद वो अपने घर जाकर के छठ का प्रसाद बनाएंगे। कई महिलाएं हैं जो कि कल खरना का प्रसाद बनाने के लिए गेहूं भी धो रही हैं और इस गेहूं और चावल को धो करके फिर कल प्रसाद बनाया जाएगा और देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुड़े हैं। केवल पटना जिले में 550 से ज्यादा जो छठ घाट है वो उनका निर्माण किया गया है जहां पर छठ व्रत होना है। इसके अलावा पटना शहर में 100 से ज्यादा घाट है जहां पर छठ का पूजा किया जाएगा, छठ का अर्घ भगवान सूर्य को दिया जाएगा और प्रशासन स्तर पर पूरी तैयारी की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हर जो घाट है उसकी निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी और इसके साथ ही कई मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ की व्यवस्था जी मधुरेश,
जी, डॉक्टर सुवेश भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हरिद्वार से। डॉक्टर सुवेश का रुख करते हैं। सुवेश, कहीं ना कहीं हर की पौड़ी पर हर हर गंगे के जयकारे लग रहे होंगे, वहाँ श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, हर की पौड़ी पर तो हमेशा हर हर गंगे और महादेव के जयकारे लगते हैं, लेकिन आज एक और खास बात है और वो है छठ के महापर्व की शुरुआत। आज से नहाय खाय का प्रारंभ हो गया है और आप देख रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगी एक बार आपको हर की पौड़ी का नज़ारा दिखाए। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी भावना, दूर दूर तक आपको श्रद्धालु ही दिखाई देंगे आए हैं जो व्रत रखेंगे। कल से उनके व्रत की शुरुआत होगी, उनके साथ उनके परिजन आए हैं, साथ में मां गंगा में डुबकी लगाकर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं और यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। आप देख पा रहे होंगे लोगों के अंदर जोश है, जयकारे लगा रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ स्नान करने के बाद में फिर यहाँ पर पूजा करेंगे। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कह रहे थे कि 4 दिन तक ही यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो आज से इस पर्व की शुरुआत हो रही है। यहाँ स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको दिखाना चाहूंगी जितनी भीड़ है उस हिसाब से यहाँ लगातार कर्मचारी लगे हुए हैं, क्योंकि छठ पर्व स्वच्छता को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो यहाँ स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जितने श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। सुवेश, पूरे तरीके से रांची से कुमार आलोक में जुड़े हुए हैं, समय की कमी है कोई सुवेश। भी दुर्घटना जी, कुमार आलोक का रुख करेंगे। कुमार, रांची में किस तरीके की रौनक है? बाजारों में दिख रहा होगा कि रंगीन दिख रही होंगी बाजार, और कहीं ना कहीं नहाय खाए के साथ आज शुरू हो गया है, तो रांची में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? मैं अभी जमशेदपुर में हूँ, जमशेदपुर झारखंड में हूँ, और यहाँ पर बाज़ार में अगर देखेंगे, बाज़ार में तो जो पारंपरिक जो चीज़ें होती है जो छठ व्रत में उसका उपयोग किया जाता है, जैसे सूप जिसको कहते हैं, सूप, नारियल, फिर जो फल है केला है, और जितने भी फल होते हैं, अमरूद हो चाहे और भी अन्य फल हैं, तो इन सब का एक तरह से बाजार में रौनक है इसकी। और इस पर्व में क्या होता है कि जो बड़े जो लोग होते हैं वो छठ व्रती, जो जिनके पास सामर्थ्य नहीं होता है उन चीज़ों को खरीदने का, तो वो दान करते हैं, लोग छठ व्रतियों को दान करते हैं, सूप दान करते हैं, नारियल दान करते हैं, और जो भी इस पूजा में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं उसको वो दान करते हैं। मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखला रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये घाट है, और इस घाट पे अभी तो लोग आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन आप जो देख रहे हैं कि ये जो अपना जो एरिया अपना बना रही है, इसको घाट छेकाई बोलते हैं। यानी कि जब पहली अर्घ देने जब लोग आएंगे तो अपना एरिया आज ही अपना रिजर्व कर रहे हैं। आप देखिए पत्थर से घिरा हुआ है, एक तरह से बाउंड्री बना करके एक पूरे घाट पे आप देख सकते हैं। अगर हम कैमरामैन को कहें कि उधर आप पीछे आप दिखाएं वहां पर, तो वहां देखिए कि सारा जो आप जो बांस के खंभे छोटे छोटे देख रहे हैं, पेड़ के टहनियों को लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा यह जगह रिजर्व हो गया। कल होके जब अर्घ देने लोग आएंगे तो उसमें कोई विवाद ना हो, उसमें कोई जी कुमार आलोक, तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के साथ डॉक्टर सुवेश, कुमार आलोक और मधुरेश, आपका धन्यवाद। इसी के साथ छठी मैया की जय के साथ, जयकारे के साथ न्यूज़ 10 को भी विराम देंगे। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।